गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट राजऋषि कॉलेज अलवर। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे एंथर का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने पूरे एंथर के स्ट्रक्चर और उसके डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं कि जो एंथर की वॉल है वो कौन कौन सी हैं और उनके क्या रोल है। स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ टैपिटम की, कि टैपिटम है जो क्या काम करती है और वो कितने प्रकार के होती हैं। टैपिटम का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है पोलन ग्रेन डेवलपमेंट के लिए। देखिए, एंथर वॉल जो मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुका था कि एक मैच्योर जो एंथर होता है उसके अंदर 4 मेन पार्ट्स हैं, यानी 4 भागों से बनी हुई है। आउटर एपिडर्मिस जो एंथर की खुद की ही होती है। दूसरा एंडोथीसियम जो प्राइमरी पैराइटल सेल से बनती है। फिर उसके नीचे 2 से 3 मिडिल लेयर वाली जो लेयर हैं वो है, और फिर एक सिंगल लेयर्ड टैपिटम है जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है एक माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट्स के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, अगर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आउटर जो एपिडर्मिस होती है वो एपिडर्मिस एंथर की ओरिजिन के टाइम ही डेवलप हो जाती है और वो प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, यानी कि एंथर को सुरक्षा प्रदान करती है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स से। और जस्ट उसके नीचे एंडोथीसियम है, जो एंडोथीसियम फाइब्रस लेयर है। और इस एंडोथीसियम का मेन रोल होता है कि जैसे ही, अगर मैं आपको एक बार दिखा दूं, यहाँ देखिए आप, अभी हम देख रहे थे एपिडर्मिस, तो ये है जो प्रोटेक्टिव नेचर की है। सेकंड नंबर पे ये आप देख रहे हैं एंडोथीसियम, ये लेयर आपको दिखाई दे रही है एंडोथीसियम। इस एंडोथीसियम का मेन काम क्या है कि जैसे ही मैच्योर होता है एंथर, तो ये वाटर लॉस करती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है, और पानी का लॉस होने से ये श्रिंक होने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है, जिससे जो ये स्लिट्स होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्लिट्स हैं, ये फट जाती हैं और सारे पोलन ग्रेन्स बाहर निकल आते हैं। तो इस फटने को हम कहते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो एक एंथर के डेहिसेंस के लिए कौन जिम्मेदार हो गई? देखिए, इसमें एंडोथीसियम ही मेन रोल प्ले करेगी एंथर के डेहिसेंस के लिए। इज इट क्लियर? तो एंडोथीसियम एक फाइब्रस लेयर है, सब एपिडर्मल फाइब्रस लेयर। जनरली इट इज सिंगल लेयर, बट इन सम प्लांट्स इस मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। एंडोथीसियम नॉर्मली एक ही लेयर की होती है, बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ये मल्टी लेयर भी होती है। एंडोथीसियल सेल अटेन मैक्सिमम डेवलपमेंट व्हेन द एंथर इज रेडी टू डाइस, यानी कि जब एंथर मैच्योर हो चुका होता है, फटने वाला होता है, तब तक इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका होता है। द वॉल ऑफ एंडोथीसियल सेल बिकम रेडियली इलोंगेटेड। इसे आपको समझना है। रेडियली इलोंगेटेड का मतलब होता है इस तरह से, ये रेडियली इलोंगेटेड होती है, ठीक है। फ्रॉम देयर इनर टेंजेंशियल वॉल फाइब्रस बैंड डेवलप अपवर्ड एंड टर्मिनेट नियर द आउटर वॉल, यानी कि जो फाइब्रस थिकनिंग है वो आपको यहाँ दिखाई देगी रेडियल लेयर पर, और नीचे टेंजेंशियल वॉल पर दिखाई देगी, लेकिन यहाँ बहुत थिन होगी। तो यहाँ से वाटर का लॉस तेज़ी से होगा और ये श्रिंकेज शो करेगी। तो फिर क्या होगा? एंथर का डेहिसेंस हो जाएगा। फ्रॉम देयर द इनर टेंजेंशियल वॉल फाइब्रस बैंड डेवलप अपवर्ड एंड टर्मिनेट नियर द आउटवर्ड, यानी कि साइड में और नीचे डेवलप होगी और ऊपर पूरी तरह ख़त्म। दीज बैंड कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ अल्फा सेल्यूलोज, और ये किसकी बनी हुई होंगी? अल्फा सेल्यूलोज की। इनमें थिकनिंग हो जाएंगी। इन दोज एंथर विच डेहिस लॉन्जिट्यूडनली, थिकनिंग आर एब्सेंट इन एंडोथीसियल सेल दैट आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द टू पोलन सैक ऑफ द एंथर। जहाँ पर दो पोलन
शेक ये देखिए आप, तो इनके जो जंक्शन है यहाँ पर इनकी थिकनिंग बहुत कम होगी, जिससे कि ये आसानी से रप्चर हो सके। जंक्शन टू पोलन शेक ऑफ एंथर इन सम क्लिस्टोगेमस स्पीसीज। आप जानते हैं क्लिस्टोगेमस प्लांट फ्लावर क्या होते हैं, जो कभी खुलते नहीं हैं, नेवर ओपनिंग प्लांट। एंड इन द मेंबर ऑफ Hydrocartiaceae, a family comprising only aquatic plant, fibrous band are altogether absent in endothecium. जब पानी में ही पूरे डूबे हुए हैं तो वहाँ तो ड्राइनेस आएगी नहीं, वहाँ ड्राइनेस नहीं आएगी तो वहाँ पर ये जो अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग है या फाइब्रस बैंड्स हैं वो कहीं भी नहीं होती है। जैसे ही पानी थोड़ा कम होने लगेगा तो चारों तरफ से ही वाटर लॉस स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि एंथर डाइस कर सके। ऑल्सो इन एंथर विच डाइस बाई एपिकल पोर, थिकनिंग आर एब्सेंट इन द एंडोथीसियम। जहाँ से टिप से ही केवल खुलता है। भाई आपने देखा होगा कि जो एंथर है वो या तो साइड से फटते हैं यहाँ से, या फिर कुछ एंथर ऐसे होते हैं जो टिप से ही फट जाते हैं और यहीं से पोलन ग्रेन बाहर निकलने लगते हैं। तो वहाँ पर इसकी एंडोथीसियम में थिकनिंग होना ज़रूरी है या एब्सेंट है? एब्सेंट रहेगी, कोई ज़रूरी ही नहीं है। इज इट क्लियर? द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस बैंड, डिफरेंट एक्सपेंशन ऑफ द आउटर एंड इनर टेंजेंशियल वॉल, द हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ द एंडोथीसियल सेल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइसेंस ऑफ एंथर एट मेच्योरिटी। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि टॉप लेवल पे थिकनिंग नहीं होती है अल्फा सेलुलोज की, तो वहाँ से वाटर का लॉस होता है और वो सिकुड़ती है, जिससे कि दरारें फट जाती हैं। एंडोथीसियल सेल आर थिन वॉल्ड अलॉन्ग द लाइन ऑफ डाइसेंस ऑफ ईच एंथर लॉब। मैं बता चुका हूँ कि जहाँ पर जंक्शन होगा वहाँ पर ये बहुत कम थिकनिंग होती है। द ओपनिंग थ्रू विच पोलन ग्रेन्स आर डिस्चार्ज फ्रॉम पोलन सैक इज कॉल्ड स्टोमियम। अगर एंथर के टिप पे ही एक पोर द्वारा, एक छेद के द्वारा पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे तो उस छेद को हम कहेंगे स्टोमियम। एट मैच्योरिटी a strain is exerted on the stomium due to the loss of water from endothelial cells। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एंडोथीसियल के अपर लेयर से वाटर का लॉस होगा, जिससे वो श्रंक करेगी और वो डाइस हो जाएगी। तो आप एक ही बात बोलें कि एंडोथीसियम का जो रोल है वो क्या है? एंथर का डाइसेंस करना। जब एंथर मैच्योर होगा तो वो डाइस करेगा, जिससे कि पोलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे। इज इट क्लियर? ये आप देख सकते हैं किस तरह से डाइस हो रहा है। या देखिए, ये देखिए, एक पोलन चैम्बर है, एक ये पोलन चैम्बर है। इन दोनों के जंक्शन पर यहाँ पर वो नहीं होती है एंडोथीसियम में थिकनिंग, जहाँ से ये रप्चर होकर पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं सारे पोलन ग्रेन यहाँ से बाहर आ रहे हैं। अब मिडिल लेयर, अब आप यहाँ देखें, ये एंडोथीसियम है, इसके नीचे आप देख रहे हैं ये 3-4 मिडिल लेयर आपको दिखाई दे रही हैं। इन मिडिल लेयर्स में क्या होगा? मिडिल लेयर्स का कोई एग्जैक्ट रोल नहीं होता है। ये धीरे धीरे जैसे डेवलप करते तो क्रश होती चली जाती है और अपना सारा न्यूट्रिएंट है इन डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को सप्लाई कर देती है। देखिए, द सेल ऑफ द मिडिल लेयर जनरली एफिमरेल, एफिमरेल मीन्स जल्दी ख़त्म होने वाली, एंड डिजनरेट कम्प्लीटली इवन बिफोर पोलन मदर सेल अंडरगो मियोसिस। यानी पोलन ग्रेन बनने से पहले ही वो ख़त्म हो जाती है। दे फ्लैटेंड एंड क्रश्ड ड्यूरिंग द मियोसिस ऑफ पोलन मदर सेल्स। इन सम प्लांट और मोर मिडिल लेयर में परसिस्ट इनडेफिनेटली। रेननकुलस, लिलियम में तो क्या होता है कि लंबे समय तक रहती है। एंड एडजेसेंट ऑफ द एंडोथीसियम में इवन डेवलप फाइब्रस थिकनिंग में भी मदद करती है। अब सर्टेन प्लांट जैसे ग्लोरियोसा में आउटर मोस्ट लेयर हैज़ फाइब्रस बैंड सिमिलर ऑफ दोज एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की तरह ही मिडिल लेयर जो है उसमें भी फाइब्रस बैंड डिपॉजिट हो जाती है और एंथर के डाइसेंस में मदद करती है। मिडिल लेयर आर स्टोरेज सेंटर फॉर स्टार्च एंड अदर फूड, रिजर्व की तरह काम करती है और जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को बाद में सप्लाई करके ख़त्म हो जाती है। दे ऑफन पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। पोलन किट क्या होता है? पोलन किट होता है एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो इंसेक्ट पॉलिनेट प्लांट के अंदर होता है, तो उसको बनाने में भी ये हेल्प करती है मिडिल लेयर। और धीरे धीरे मैंने कहा कि ये डिजनरेट हो जाती है। आप देख सकते हैं चारों लेयर्स को,
सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर ये 2-3 मिडिल लेयर, फिर ये टैपिटम और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब आप देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है टैपिटम, जो सबसे अंदर की लेयर है एंथर वॉल की, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ single layer around sporogenous tissue, but in some cases tapetal cell divide periclinally and give rise to supernumerary layer। देखिएगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉक्सीनिया में, निकोटीना में और कॉस्टस में क्या होता है कि जो टैपिटम की लेयर है, ये टैपिटम की लेयर है, ये सेल्स हैं टैपिटम की, इनमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन और हो जाता है और ये मल्टी लेयर बन जाती है। इज इट क्लियर? Tapetum attain maximum development at the tetrad stage of microsporogenesis। अभी आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि टेट्राड स्टेज बन जाएगा पोलन ग्रेन का, जिन्हें हम पोलन टेट्राड कह रहे हैं। तो उस स्थिति तक इनका डेवलपमेंट है जो पूरी तरह से हो चुका होगा। तो टैपिटम का डेवलपमेंट मैक्सिमम कब होता है? जब पोलन टेट्राड बन चुके होते हैं। टैपिटल सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म, ये इनकी क्वालिटी है कि इनमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस छोटा ही होगा लेकिन बहुत एक्टिव होगा। दिस लेयर इज़ ऑफ ग्रेट फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, बहुत फंक्शनल काम करेंगी। इन दैट इट इज़ मोर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, तो न्यूट्रिशन की सप्लाई भी ये बहुत ज़्यादा करेगी। इज इट क्लियर? ऑल द फूड मटेरियल एंटरिंग इनटू स्पोरोजेनस टिश्यू, ये आप जान लीजिएगा, पोलन ग्रेन के पूरे न्यूट्रिएंट की सप्लाई जो भी होगी वो कहाँ से होगी? टैपिटम के थ्रू ही होगी। एक ही रास्ता है टैपिटम जहाँ से न्यूट्रिएंट आएगा। अल्टीमेटली द सेल ऑफ दिस लेयर गेट डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहती है। ये एपिडर्मिस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। एपिडर्मिस, हाँ। अब आप देखें टैपिटम की मैं बात कर रहा था आपसे, तो इन मोस्ट ऑफ स्पीसीज टैपिटम फॉर्म, ये देखिएगा होमोजीनस लेयर, यानी कि सारी जो सेल हैं लेयर में वो एक जैसी ही होंगी, होमोजीनस लेयर होंगी। इन सम स्पीसीज सच एज इलेक्ट्रा थॉम्सनाई, ये आप देख लीजिए इलेक्ट्रा थॉम्सनाई, ए डाइमॉर्फिक टैपिटम प्रेजेंट, यानी कि दो रूपों में मिलती है इलेक्ट्रा थॉम्सनाई में जो टैपिटम होगी। टू काइंड ऑफ डिफरेंट सेल्स, द सेल लाइंग क्लोज टू द कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म कनेक्टिव टैपिटम या सी टैपिटम, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू यानी सेंटर, एक एंथर के सेंटर कनेक्टिवा, उसकी तरफ जो होंगी वो सी टैपिटम बनाएंगी, एंड दोज लाइंग क्लोज टू पेरिफेरी फ्रॉम द पैराइटल टैपिटम पी टैपिटम बनेंगी। ये क्या है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ डायग्राम बना के। देखिए, ये देखिए, जो सेंटर की तरफ यानी कनेक्टिव की तरफ जो सेल डाइवर्टेड होंगी वो सारी होंगी सी टैपिटम, और जो पेरिफेरी की तरफ होंगी दीवार की साइड में जो होंगी वो होंगी पी टैपिटम। इज इट क्लियर? देखिएगा, द सेल ऑफ द सी टैपिटम इज लार्जर, जो सेंटर की तरफ हैं वो बड़ी होंगी और पी टैपिटम के कंपैरिजन में। द सी टैपिटल सेल्स आर derived from the connective tissue and p tapetum cell primary parietal cell से बनेंगी। The ट्रिटिकेल टैपिटम इज होमोजीनस एंड ओरिजिनेट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम पैराइटल। ट्रिटिकेल्स यानी कि व्हीट के अंदर सारे की सारी कैसी होंगी? पैराइटल लेयर से ही बनेगी। इट इज़ क्वाइट एक्सेप्शनल दैट एंटीराइनम मेजस टैपिटम इज फॉर्म फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू। देखिएगा, प्राइमरी पैराइटल सेल से ही 4 लेयर बनती है, एपिडर्मिस नहीं 3 लेयर बनती है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। लेकिन एंटीराइनम मेजस ऐसा एक प्लांट है जिसमें टैपिटम बनाता है प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। अब टैपिटम का क्लासिफिकेशन, कितने टाइप की टैपिटम होती है? ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर 2 टाइप ऑफ टैपिटम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। 2 तरह की टैपिटम है, एक अमीबॉइडल टैपिटम और दूसरी सिक्रेटरी टैपिटम। अभी दोनों के बारे में हम बात करते हैं। पहले आप डायग्राम देखेंगे, ये देखिएगा, यहाँ आप पहले देखें कि आपको दिखाई दे रहा है, ये आप देखिएगा टैपिटम,
और ये पोलन ग्रेन। अब ये टैपेटम अपनी जगह पर फिक्स है और केवल अपने न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर रही है, यानी कि यहाँ से निकल निकल के न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट सीक्रेट हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे सीक्रेटरी टाइप। और अगर ये सेल टैपेटम की यहाँ से टूट जाए, अपनी जगह से टूट गई और एक एक के पास जा जा के न्यूट्रिएंट दे रही है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? अमीबॉयडल। यानी कि टैपेटम की जो सेल है, आप यहाँ देखें, अपनी जगह पे फिक्स है, बस केवल न्यूट्रिएंट छोड़ रही हैं, और यहाँ पर पूरी की पूरी सेल ही टैपेटम से निकल गई और जा जा के न्यूट्रिएंट दे रही है, तो आप उसे क्या कहेंगे? प्लाज्मोडियल या अमीबॉयडल टैपेटम। अमीबॉयडल या पेरिप्लाज्मोडियम टैपेटम, मैंने आपको कहा, ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं होंगी, ये ब्रेक डाउन करेंगी और एक एक पोलन या पोलन टेट्राड के पास जाके उन्हें न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगी। माइक्रोस्पोर चाहे मदर सेल हो या पोलन मदर सेल हो या पोलन ग्रेन हो, उनके पास जा जा के न्यूट्रिएंट देगी, तो आप उसे क्या कहेंगे? अमीबॉयडल टैपेटम। जो किस में मिलेगा? एलिस्मा और ट्रेडेस्केंसिया के अंदर। सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर में क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया, अपनी जगह पर मौजूद रहेंगी और केवल न्यूट्रिएंट को रिलीज करती रहेंगी, सीक्रेट करती रहेंगी, जिससे कि डेवलपिंग पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मदर सेल न्यूट्रिएंट लेती रहेंगी। और एग्जाम्पल क्या होगा इनका? मिराबिलस जलापा और हेलेबोर्स फोएटिडा। अब टैपेटम का काम क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट पूरा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द टैपेटम। टैपेटम देखिएगा, टैपेटम ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट टू द एंथर। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगी डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, माइक्रोस्पोर मदर सेल को, इन सब को। टैपेटम का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, ये बनाती है एक एंजाइम कैलेज। देखिएगा, मैंने कहा कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं बनते हैं, 4 बनते हैं पोलन टेट्राड, और वो चारों एक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैलोज। यानी कि ये कैलोज से जुड़ी हुई है, इस कैलोज को गलाने का काम करता है ये कैलेज, और ये भी कौन बनाता है? टैपेटम। तीसरा, प्रीसियस रिलीज ऑफ कैलेज बाय टैपेटम इज प्रोबेबली रीजन फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन पिटूनिया। एक प्लांट है पिटूनिया, जिसके अंदर मेल स्टेरिलिटी भी कैलेज के द्वारा ही किया जाता है। प्रोटीन ड्राइव्ड फ्रॉम टैपेटम ऑक्यूपाई केविटी ऑफ द एक्साइन प्ले सिग्निफिकेंट। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, एक खास प्रोटीन भी रिलीज करता है जिन्हें हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? कंपैटिबिलिटी प्रोटीन। ये पोलन ग्रेन की जो सबसे बाहर की लेयर होती है एक्साइन, ये एक पोलन ग्रेन है, इसके बाहर ये एक्साइन होती है, इस एक्साइन में खास पोर बनाते हैं। कौन? ये कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स जो टैपेटम से निकलती हैं, जिससे अपने ही टाइप के पिस्टिल को ये फर्टिलाइज कर पाती है। यानी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन या उनके रिकॉग्निशन में ये काम आती है। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे, न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, कैलेज एंजाइम रिलीज करना, पिटूनिया के अंदर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी डेवलप करना, और एक कंपैटिबिलिटी प्रोटीन बनाना, जिससे क्या होता है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में मदद होती है। उसके अलावा ये पोलन किट भी रिलीज करती है, जो इंसेक्ट से पोलिनेट करने वाले पोलन ग्रेन को चिपचिपा बनाता है और उनके पोलिनेशन में मदद करती है। तो ये है आपका रोल ऑफ द टैपेटम। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में स्पोरोजेनस टिश्यू, यानी कि किस तरह से अब पोलन ग्रेन बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। अभी 2 घंटे